हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस क्लास। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपने लास्ट जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था इक्वेशंस, उसके आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। उसमें उम्मीद करता हूँ कि कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। मैंने उसमें आपको ये भी कहा था कि आप जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, बिकॉज इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन वाले पार्ट पे आपको काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस जब आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना एफिशिएंटली आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने ऐसा दूसरे चैप्टर्स के लिए नहीं कहा था, लेकिन इक्वेशंस वाले चैप्टर में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन वाले पार्ट पे जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं पार्ट्स, उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। बाकी जितना मैक्सिमम कवरेज हम उसमें कर सकते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना हमने कर लिया है। उससे बाहर आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर्पस ये है कि आपको और प्रैक्टिस हो जाए, आपका हाथ और उस पर बैठ जाए इक्वेशंस वाले पार्ट पे, बिकॉज मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्यूबिक में आपको ऑप्शंस लेके एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से हमने मैक्सिमम कंटेंट करवाया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अगर हो रहे तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हो रहे तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको क्वेश्चंस करके बताऊंगा। ठीक है, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है लीनियर इनइक्वेशंस। ऑल्दो इक्वेशंस में हमारा दूसरा पार्ट है मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में इसके बाद करवाऊंगा, ये कल से करवाऊंगा। लीनियर इनइक्वेशंस में क्यों करवाऊंगा अभी, बिकॉज हम लीनियर इक्वेशंस जस्ट पढ़ा हुआ है और वहां पे मैंने उसी तरीके से पढ़ाया था कि वो पूरा आपका लिंक हो जाए, ये पार्ट पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो लीनियर इनइक्वेशंस, ये एक सेपरेट चैप्टर है बुक में, बट मेरे हिसाब से उसी की कंटिन्यूएशन में है। इसके बाद मैं आऊंगा मैट्रिसेस पे और उस पे हम 3 या 4 लेक्चर्स लगाएंगे। आज हमारा लीनियर इनइक्वेशंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक ही चैप्टर का एक ही कंसेप्ट, बेसिकली एक ही कंसेप्ट है, तो हो जाएगा। इसके अलावा एक और न्यूज है जो आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम का जो शेड्यूल है वो इंस्टीट्यूट ने कल इशू कर दिया है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। और आपके लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि एग्जाम जो आपका है उसमें आपको और टाइम इस बार मिलेगा। एग्जाम्स आपके एंड जून में होने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो इस एडिशनल टाइम को यूटिलाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कीजिए, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, रिवीजन कीजिए और एग्जाम के लिए अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। आपके लिए अच्छा है कि आपको और एडिशनल टाइम इस बार मिल गया। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कंसर्न थे। इन केस एग्जाम मई में भी होता तब भी आपका सिलेबस बिफोर टाइम कंप्लीट हो जाता, और अब चूंकि जून के लास्ट वीक में है, जून के लास्ट पार्ट में है, लास्ट 10 डेज में है, तो अब तो बिल्कुल हो ही जाएगा। बट इन ईदर केस आपका सिलेबस बिफोर टाइम कंप्लीट हो जाता, क्योंकि हमारा भी टारगेट है कि रोज से पहले हो जाए। ठीक है, रमजान से पहले हम इसको कवर कर ले सारा, हमारा भी टारगेट वही था। तो दोनों केस में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी चलो सब चीजें अच्छी हो गई, आपको टाइम भी एडिशनल मिल गया। ठीक है, सिलेबस भी अच्छे से हो जाएगा, और आप अब आपके पास क्या बचा है करने के लिए कि आपको अब और मेहनत करनी पड़ेगी, और टाइम लगाना पड़ेगा, और एफर्ट देने की जरूरत है। बाकी सारी सिचुएशंस आपके फेवर में है अभी। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। इसमें मैंने मैक्सिमम पोर्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, आज मैंने बैकग्राउंड भी ग्रिड लाइन इसलिए किया हुआ है बिकॉज आज मोस्टली हमें ग्राफ्स के साथ काम करना है। आज मोस्टली हमें ग्राफ्स के साथ काम करना, तो मैंने इसलिए ग्रिड लाइन कर लिया ताकि ग्राफ्स मोर और लेस टू द स्केल हो जाए। ठीक है, तो शेयर भी कर देते। ठीक है, आइए शुरू करते। हमें जो भी पढ़ना है वो है इन इक्वेशंस। मेरे साथ रिकॉल करेंगे हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स इक्वालिटी। ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ये याद होगा आपको। अगर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इक्वालिटी साइन है तो हम उसको अपने पास कहते थे, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन। और इक्वेशन को हमने क्या समझाया था कि इक्वेशन कैसे होता है, जैसे एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, दो स्केल्स होते हैं, तो दोनों साइड जो आपका वेट है वो इक्वल है,
और अगर आपने कोई भी चेंज करनी है तो आप दोनों साइड पे वो चेंज करेंगे, तभी आपकी इक्वेशन ट्रू होल्ड होगी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था। और ये हमने कहा था हमारे पास इक्वालिटी साइन है। ठीक है, ये हमने कहा था हमारे पास इनइक्वालिटी साइन है। अब आएंगे हम इन इक्वेशंस पे। इन इक्वेशंस भी यही चीज है। इन इक्वेशंस क्या है? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, a mathematical statement which involves, क्या इन्वॉल्व कर करेगा अपने पे? इनइक्वालिटी। यानी हम कह रहे हैं कि कोई चीज किसी चीज के बराबर है, हो गया इक्वालिटी। जब हम कहते हैं कोई चीज किसी चीज के बराबर नहीं है तो वो क्या हो गई? इनइक्वालिटी, मींस नॉट इक्वल टू। ठीक है, सपोज अब थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे कॉन्सेप्ट को। सपोज हम बोलते हैं कोई भी टर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इक्वालिटी है। यानी इस केस में हम बोलना चाहते हैं कि अगर मैं ए एक्स प्लस बी वाई का वैल्यू निकालूं, मेरे पास सी की वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं ए एक्स सपोज प्लस बी वाई इज नॉट इक्वल टू सी, इसका क्या मतलब हो गया? ये हो गया इज नॉट इक्वल टू, ये साइन। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये टर्म का जो वैल्यू आएगा वो इस टर्म के बराबर नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड इज नॉट इक्वल। लेकिन क्या इससे मैं कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाया इन दोनों के दरमियान? यहां मैंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की थी कि इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर होगा, बट यहां मैं क्या कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाऊंगा? मैं रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा। मुझे जस्ट इतना पता है कि ये दो आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन मैं कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जब तक मैं इस इनइक्वालिटी को फर्दर डिफाइन ना करूं या फर्दर एक्सप्रेस ना करूं। ठीक है, ठीक है, इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि मैं सपोज बोल रहा हूं कि मुझे मार्केट जाना है कोई चीज लेने। सपोज से मुझे मार्केट जाना है एक क्रिकेट किट लेने, सपोज एक एग्जांपल है, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो 2000 का आएगा। ठीक है, एग्जांपल है। और मार्केट में जब मैं गया वो आया भी 2000 का, तो मैं क्या बोलूंगा? एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी और जो प्राइस था वो बराबर है। दिस इज रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप है? इक्वालिटी रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगर मैं मार्केट गया, मेरी एक्सपेक्टेशन 2000 की थी, और वो जो चीज है वो 2000 का नहीं आया, वो 2000 का नहीं आया, वो से किसी और अमाउंट का आया, तो मैं आपको आके बोलूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन वाज नॉट इक्वल टू एक्चुअल प्राइस। बट मुझे ये बताइए, ये स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट तो ट्रू है, और ये स्टेटमेंट तो ठीक है अपने पास। और ये स्टेटमेंट अपने पास ट्रू है कि एक्सपेक्टेशन इज नॉट इक्वल टू, एक्सपेक्टेशन जो है, एक्सपेक्टेशन मेरी जो है वो मेरे पास एक्चुअल प्राइस के बराबर नहीं थी। लेकिन क्या इससे मैं कोई लॉजिकल एनालिसिस या कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाया? नहीं कर पाया। मैंने एक वेग स्टेटमेंट बोल दिया कि एक्सपेक्टेशन मेरी एक्चुअल प्राइस के बराबर नहीं है। इसीलिए इन इनइक्वालिटीज में क्या है, हम इस नॉट इक्वल टू को डिफाइन करते हैं फर्दर कि बराबर तो नहीं है, इनका रिश्ता क्या है आपस में। क्यों? क्योंकि उससे हम कुछ लॉजिकल कंक्लूजन निकाल पाएंगे। सपोज अगर मेरा एस्टिमेट था 2000 और ये चीज आई 3000 की, तो लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, बेटर वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो लेस देन थी एक्चुअल प्राइस। दिस इज अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट इट। ये लिखने के बजाय ये बेटर वे है। एक्सपेक्टेशन कम थी एक्सपेक्टेड प्राइस से, और अगर ये आया 1800 का, तो मैं बोलूंगा एक्सपेक्टेशन मेरी ज्यादा थी किससे?
किससे ज्यादा थी? एक्चुअल प्राइस से। ठीक है, तो अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि इनइक्वालिटीज में हमारे पास जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप क्या है। जैसे इक्वालिटी में डिफाइन करते हैं कि ये साइड इस साइड के बराबर है, इनइक्वालिटी में बोलते हैं कि ये साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ये इससे बड़ा है या छोटा है, ये इससे कम है या ज्यादा है, तो तब हम ये साइन यूज करते हैं। ठीक है, अब इनइक्वालिटी हमारे पास 5 साइंस है जो यूज होते हैं और ये आपको पता होनी चाहिए, काफी आसान है। पहला है इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू, और ये जो है ये ज्यादा यूज नहीं होता बिकॉज इससे हम कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। दूसरा है ऐसे साइन, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इज ग्रेटर देन, ये पता होगा आपको। तीसरा है इज स्मॉलर देन। ठीक है, फोर्थ है ऐसे, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल टू, और पांचवा ऐसे स्मॉलर और इक्वल टू। चलिए, अब हम देखते हैं कि रियल लाइफ में हम कैसे इनको एग्जाम्पल्स में पुट कर सकते हैं। रियल लाइफ में हम कैसे इनको एग्जाम्पल्स में पुट कर सकते हैं। सपोज, ठीक है, सपोज कोई रिक्रूटमेंट हो रही है और मुझे रिक्रूटमेंट के रूल सेट करने हैं। ठीक है, तो मैं अब बोलूंगा कि हम उन्हीं लोगों को या उन्हीं कैंडिडेट्स को नौकरी देंगे जिनकी एज अब वो 20 होगी। तो हम इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ठीक है, हम कर सकते हैं x इज ग्रेटर देन 20 या एज इज ग्रेटर देन 20 कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज कहां पे यूटिलाइज होती है? अब वो 20। ऐसे ही हम बोलना चाहते हैं कि उन्हीं को देंगे जिनकी एज बिलो 30 है, तो हम बोल सकते हैं x इज लेस देन 30। इनइक्वालिटीज कहां पे यूज होती है? या एज इज लेस देन 30। ठीक है, दूसरा हमने बोला हुआ है कि हम उन्हीं लोगों को नौकरी देंगे जिनकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स 70% और अब। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 70% और अब। ठीक है, मैं कैसे लिख सकता हूं इसको 70% और अब? 70% और अब मैं लिख सकता हूं इसको x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70%, यानी मेरे मार्क्स जो है ग्रेटर या इक्वल टू 70। जब मैंने इक्वल टू साइन यूज किया, इसका मतलब है कि 70 भी इंक्लूड है। इसका मतलब है 70 भी इंक्लूड, 70 भी हो और 70 वो तो चल जाएगा। यहाँ पे जब मैंने यूज नहीं किया, इसका मतलब है कि अगर किसी की एज एग्जैक्टली 20 है उसको हम रिक्रूट नहीं करेंगे। ग्रेटर देन का मतलब कि 20 एग्जैक्टली रिक्रूट नहीं करेंगे, ग्रेटर देन 20। ठीक है, अब लास्ट मेरा क्या है? लास्ट मेरा है लेस देन या स्मॉलर देन। इसको इस लेस देन भी बोलते हैं, स्मॉलर देन भी बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू। अब मेरी क्लास कंडीशन रिक्रूटमेंट में क्या है? ठीक है, कि जो कैंडिडेट्स होंगे, इनकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम मेरा जो फैक्ट्री या ऑफिस है, इनकी डिस्टेंस होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 50 किलोमीटर। यानी ये 50 किलोमीटर के बाहर नहीं होनी चाहिए मेरी इस पर्टिकुलर ऑफिस से, मुझे अपने विसिनिटी के लोगों को ही लेना है। तो मैं क्या कैसे लिखूंगा? x इज लेस देन और इक्वल टू 50 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस, इनकी जो रेजिडेंस डिस्टेंस होगी वो लेस देन इक्वल टू 50 किलोमीटर होगी। इसका मतलब अगर 50 किलोमीटर भी होगी तब भी मैं इनको लूंगा, और अगर 50 से कम होगी तब भी लूंगा, यानी 49, 48, 1 तक कुछ भी हो तो मैं लूंगा, लेकिन अगर 51 है तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, और एक लास्ट कंडीशन है कि ये अपने कैरिकुलम में किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसमें लिखूंगा इज नॉट इक्वल टू फेल इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिस इस चैप्टर की सेट करके दे दी
कि ये मेरी बेसिस है इस पूरे चैप्टर की, ये मेरी बेसिस है। ये 5 टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। इज नॉट इक्वल टू जो बहुत कम यूज होगा, ये सारा यूज हो जाएगा आपके पास। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल। ठीक है, तो आपने इन टर्म्स को समझना, उन पे आगे हमने ऑपरेशंस सीखने हैं। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी का यूजेज है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इज नॉट इक्वल टू लिखने से कुछ नहीं होगा, मुझे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि क्या रिलेशनशिप इनमें आपस में है, कम है, ज्यादा है, इक्विवेलेंट है, बराबर है। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। हम देखते हैं कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। क्या इनइक्वालिटीज को सॉल्व भी कर सकते हैं क्या? इनइक्वालिटीज बड़े ट्रिकी ट्रिकी होते हैं, तो उनको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखिए, सॉल्व करने के पहले इनइक्वालिटीज को समझते हैं। इनइक्वालिटीज को क्या हम लाइन पे दिखा सकते हैं? मैं सपोज आपसे बोलूं x इज ग्रेटर देन 3, इसमें सॉल्व करने वाला तो कुछ नहीं, तो ऑलरेडी सॉल्व है। यानी x की वो सारी वैल्यू जो 3 से ज्यादा है। और अब मेरे पास आ गई ये एक नंबर लाइन। ठीक है, मेरे पास एक नंबर लाइन आ गई। तो मैंने इसीलिए मैं कहा पहले ग्रेड लिया था, मुझे इस बार तो स्केल ग्राफ चाहिए था। मैंने अभी इसको नंबर लाइन को एक सिंगल मैंने उसको 2D प्लेन पे नहीं बनाया है, एक्स और वाई एक्सिस पे। ये नंबर लाइन हो गई मेरी। ठीक है, अब इसमें ये मेरे पास 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। तो इसका मतलब ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, मेरे पास 3 हो गया। अब मैं आपको बोलूं इस नंबर लाइन में मुझे बताइए x इज ग्रेटर देन 3 कहां पे लाई करता है। तो आप बोलेंगे ये जो पोर्शन है यहां से, 3 को हमने छोड़ दिया इधर से, ये डिफाइन करता है x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये सारा पोर्शन ऐसे इसको लिखते हैं एक्चुअल में, अप टू इंफिनिटी। यानी अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं इस नंबर लाइन पे कि वो वैल्यूज जिनमें x 3 से बड़ा है वो सारे वैल्यूज मेरे यहाँ पे है। ठीक है, और अब अगर मैं यही बोलूं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी 3 को भी काउंट करना है, तो आप बोलेंगे अगर ये मेरी नंबर लाइन हो गई, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3, तब आप 3 को भी इसमें जोड़ेंगे। आप इसको 3 को भी जोड़ के फिर यहां से बताएंगे कि ये मेरा पोर्शन जो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज समझ गए आप? तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसका मतलब हो गया इस चीज का कि x जो है 3 से बड़ा है। ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। फिर इसको ले जाएंगे इसके बाद हम 2D प्लेन पे। समझ रहे हैं आपको मेरे साथ? अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मुझे बताइए 2x, लीनियर इक्वेशन तो लीनियर ही पढ़ेंगे, प्लस 3, 2x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 10, इक्वल टू नहीं, शुड बी ग्रेटर देन 10। आप मुझे x की वो वैल्यूज बताइए कि मेरा 2x प्लस 3 हमेशा ग्रेटर देन 10 होगा। ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? ठीक है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग पता होना चाहिए कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ऐसा नहीं है कि इसका एक, जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 का एक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि डिफाइन करना है 2x इक्वल टू 3 10 के बराबर है, तो आप बोलोगे x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये ओके होगा। लेकिन यहाँ पे इसको क्या करना है, ग्रेटर देन 10। इसका पर्पस है कि ये 10 से बड़ा हो। बाकी कोई भी वैल्यू ले ले तो इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी होंगे। बट हमारा पर्पस क्या है कि उस सॉल्यूशन को बताना कि वो सॉल्यूशन क्या है, वो नंबर्स कहाँ होंगे। अच्छा, एक और चीज है, जैसे इसमें हम इसको बताते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बताते हैं सॉल्यूशन स्पेस, सॉल्यूशन स्पेस, या अगर हम इसको शॉर्टकट में उसको बोलते हैं एस 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 एस, हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। सॉल्यूशन स्पेस का मतलब क्या होता है, वो पूरा एरिया जहां पे सॉल्यूशंस लाई करेंगे। जैसे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का सॉल्यूशन स्पेस क्या था, ये सारा जो मैंने आपको दिखाया, ये सारा इसका सॉल्यूशन स्पेस है। बिकॉज यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं उठाऊं, यहां से मैं कोई भी वैल्यू उठाऊं, इधर उठाऊं, इधर उठाऊं, इधर उठाऊं, मैं कोई भी वैल्यू उठाऊं यहाँ पे कहीं से, इधर 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 इस नंबर लाइन पे, वो सारे x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 में होंगे। ठीक है, अब यहां मुझे देखना है कि क्या सॉल्यूशन है।
सबसे पहले मैं इसको कोई सॉल्व नहीं करूंगा, मैं पूरा लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करूंगा। कैसे लॉजिकली समझने की कोशिश करूंगा? मैं स्टार्ट करूंगा x इज इक्वल टू 0 से। मुझे बताइए, अगर मैं x को 0 करता हूं तो मेरा 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा? चलिए इसको मैं आगे करता हूं आपके लिए सही से। मैंने लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, ही लिखा मैंने। अब यहां पे मैं x की वैल्यूज डालूंगा और उस पर कोरस्पॉन्डिंग मुझे 2x प्लस 3 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू डाली, 2x प्लस 3 की मुझे वैल्यू आ गई। अब मुझे इसमें बोलना है, यहाँ पे मुझे इसमें बोलना है कि ये मेरे पास ग्रेटर देन 10 है या नहीं। ठीक है, हम इक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा x इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? 3। इज ग्रेटर देन 10 और नॉट? हम लिखेंगे नो, नहीं है। मैं इसको लॉजिकली कर रहा हूं, मैं कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगा रहा। अब अगर मैं आपको पता है कि मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे पहुंचना है 10 तक, तो अगर मैं इसको माइनस में ले जाऊं सपोज, तब तो मेरा प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। रादर मुझे ऐसे करना चाहिए था इसको, नो तो नो ही रहेगा। मैं स्टार्ट ही करूंगा -1 से, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो। मैं माइनस से स्टार्ट करूंगा, -1, तो ये हो गया -2। ये मेरे पास जब -2 हो गया, -2 प्लस 3 क्या हो गया मेरे पास? 1। ठीक है, तो आप देखिए, अगर मैं माइनस इसको कर रहा हूं, इसको माइनस कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं 1 पे हूं। ठीक है, अब अगर मैं -2 पे जाऊंगा, मैं माइनस साइड से कोशिश करूंगा, तो ये हो गया -4 प्लस 3 -1। आंसर मेरा हम फिर भी नो निकलेगा। तो इसका मतलब जो मेरी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है। अगर मैं इधर को जा रहा हूं तो मैं कभी भी 10 तक नहीं पहुंचूंगा। 10 से ऊपर जाना है ना मुझे, मैं 10 तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं करूंगा ट्राई इस साइड जाने की। तो पहला नंबर कौन सा? इस साइड 0। 0 पे वैल्यू क्या निकलेगा? 3। आंसर मेरा फिर भी नो रहेगा। अब मैं 1 पे जाने की कोशिश करूंगा, तो आंसर क्या हो गया? 5, तब भी नो हो गया। अब मैं कोशिश करूंगा 2 पे जाने की, 4 और ये मेरे पास हो गए 4, 4 और 3 हो गए 7, तभी मेरे पास नो आएगा। अब मैं करूंगा 3 पे जाने की कोशिश, हो गया 9, तब भी आंसर नो आएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ x की कौन सी वैल्यूज है, अगर मैं डालूं तो 2x प्लस 3 मेरा 10 से अब हो जाए। और अब अगर मैं लास्टली यहाँ पे 4 डालूं, 2 4 8 और 11, ये हो गया यस। और 4 से ऊपर में जो भी वैल्यूज डालूं, ये हमेशा ऊपर जाएगा। तो आप मुझे अब बताएंगे इस टेबल से देख के कि x की कौन सी वैल्यूज पे 2x प्लस 3 वुड बी ग्रेटर देन 10, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 10। मैंने अभी इक्वल टू नहीं डाला है। ठीक है, कौन सी 2x प्लस 3 की कौन? तो आप बताएंगे वैल्यू लाइज बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में एक ऐसी वैल्यू है, 3 एंड 4 के बीच जहां से क्या होता है कि ग्रेटर देन 10 होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मैं उसको तलाशने की कोशिश करता हूं। अब मैं इसको फर्दर ब्रेक करता हूं इस क्वेश्चन को। अब मैं इसको फर्दर ब्रेक करता हूं इस क्वेश्चन को। मैं बोलूंगा चलो, अब मुझे पता है कि आंसर 3 और 4 के बीच में है, तो मैं क्या बोलूंगा, चलिए 3.2 को ट्राई करते हैं। 3 इंटू 3.2 प्लस 3 9.4, तो आंसर इज नो। 3.4 को ट्राई करते हैं, 9.8, आंसर इज स्टिल नो। 3.6 को ट्राई करते हैं, 10.2, आंसर इज यस। इसका मतलब इन दोनों के बीच में मेरा एक वो वैल्यू है जहां से मैं शुरू करके मेरा ग्रेटर देन 10 हो रहा है। ठीक है, आप समझ गए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है हमारी कि 2x प्लस 3 को जो है ग्रेटर देन 10 बनाना है। तो मुझे यहाँ पे लॉजिकली समझ आ गया कि मैं अगर 3.5 से ऊपर वैल्यू रखूंगा, ठीक है,
तो मेरा ये जो है 10 से ऊपर आ जाएगा हमेशा। कब? अगर मैं x को वैल्यू 3.5 से अबो दूंगा, और अगर मैं x को 3.5 से बिलो दूंगा तो मेरा ये हमेशा 10 के नीचे आ जाएगा। तो क्या मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्पेस बता सकता हूं? ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्पेस बता सकता हूं। हाँ, हम बता सकते हैं। कैसे हम इसको सॉल्व अप करते हैं? हम इसको ट्रीट करते हैं इक्वालिटी, हम इसको ट्रीट करते हैं इक्वालिटी, और उसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरा 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे समझ आ गया कि जो 3 है वो मेरा हमेशा कांस्टेंट है, 3 का कोई चक्कर है ही नहीं। तो इसका मतलब मेरा 2x ग्रेटर देन होना चाहिए 10 माइनस 3, मेरा 2x ग्रेटर देन होना चाहिए 7। तो जब मेरा यही वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, अब उसको लॉजिकली समझिए, इक्वेशन तो सॉल्व हो ही जाएगी, अब उसको लॉजिकली साथ साथ समझने की कोशिश कीजिए इस टेबल के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर मेरी ये टर्म जो है 2x, अगर ये मेरी 7 से ज्यादा है, जो इसका मतलब क्या है लिखने का, अगर मेरी ये टर्म 7 से अबव है, तभी मेरा 7 प्लस 3 10 से अबव जाएगा। बिल्कुल लॉजिकल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल 7 प्लस 3, या इज इक्वल नहीं, मेरे पास ग्रेटर देन 7 प्लस 3। तो मतलब क्या है कि 3 यहां से भी जोड़ रहा हूं, यहां से भी जोड़ रहा हूं, ये तो इक्वल है आपस में, इनका कोई इंपैक्ट ही नहीं है इस इक्वेशन में। फिर इंपैक्ट किस चीज का है? इंपैक्ट है 2x और 7 का, यानी 2x मेरा जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए, 2x मेरा 7 से बड़ा होना चाहिए, तभी मेरा 2x प्लस 3 10 से बड़ा हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करूं तो x इज ग्रेटर देन 3.5, तो मेरा ये आ गया सॉल्यूशन स्पेस। नहीं, जब भी मैं x को 3.5 से ऊपर करूंगा, जब भी मैं x को 3.5 से अबोव करूंगा, तो मेरे पास ये टर्म का वैल्यू 10 से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन स्पेस, जहां से वो सॉल्यूशन स्पेस स्टार्ट होता है, ठीक है, वो उस प्लेन के या उस लाइन के दो हिस्से करता है, टू पार्ट्स। जब मैं बोलता हूं कि x मेरे पास ग्रेटर देन 3.5 होना चाहिए, तो इस लाइन के दो हिस्से हो गए, एक जो लाइन के इस साइड लाई करेंगे और एक जो लाइन के इस साइड लाई करेंगे। ये जो पॉइंट है x इज इक्वल 3.5, ये है x इज ग्रेटर देन 3.5, ये इज x इज लेस देन 3.5। तो अब अगर आप देखिए, जो भी इस साइड लाई करेंगे इन्फिनिटी तक, जो भी है, वो सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। और जो भी इक्वेशन के इस तरफ लाई करेंगे, जो इक्वेशन के इस तरफ लाई करेंगे, वो इसके सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, वो इसके सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसी पार्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो एक फर्क क्या पड़ता मुझे, 2x is greater than equal to 7, x is greater than equal to 3.5, सिंपल, बिकॉज फिर 3.5 भी सॉल्यूशन इंक्लूड हो जाता, बिकॉज 10 भी मेरा यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फर्दर हम देखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे एक सिंपल एग्जांपल, इससे सिंपलर, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 10, या आप लेस देखते, अब लेस देन देखते हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पे, अभी हम वो टेबल नहीं बनाएंगे, लॉजिकली बताए कि x का क्या सॉल्यूशन स्पेस होगा इस केस में, सॉल्यूशन स्पेस। आप बताएंगे सिंपली x इज लेस देन 6। जब भी मैं x की वैल्यू लेस देन 6 डालूंगा तो मेरा ये ओके हो जाएगा। अब आप देखते देखते जाइए, x को मैं 4 डालूं तो ये 8 हो जाएगा, 3 डालूं तो x प्लस 4 मेरा क्या हो जाएगा 7, माइनस 5 डालूं तो मेरा क्या हो जाएगा -1, which is always less than equal to 10, तो मेरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 2x is greater than 8, आप बोलेंगे x is greater than 4, ऑब्वियसली जब भी मैं 4 से ऊपर वैल्यू डालूंगा तो 2x greater than 8 हो जाएगा। 2x is less than 12, आप बोलेंगे x is less than 6, इनइक्वालिटी है। ठीक है,
अब इसका जो ट्रिकीएस्ट पार्ट है वो आता है व्हेन वी डील विद माइनस साइन। यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड ऑफ कॉशन, बी केयरफुल व्हेन यू डील विद माइनस साइन। इनइक्वालिटीज में माइनस साइन का खूब ध्यान रखना होता है। वो क्या चीज है एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन से 9। ठीक है, अभी आप टेबल, इसको टेबल पे जाएंगे, तो आप मुझे बोलिए मैं कैसे इसको करूंगा। आप बोलेंगे माइनस एक्स, जैसे हमने सीखा है, ग्रेटर देन 6, ठीक है, ये बोलेंगे, और फिर बोलेंगे x इज ग्रेटर देन माइनस 6। सपोज अब आप चेक कीजिए आंसर मेरा ठीक है या गलत है, चेक कीजिए। पहले इसको समझ लीजिए, अगर यहाँ पे माइनस 6 है, इसके ग्रेटर देन कौन कौन से नंबर है, -5, -4, -3, -2, 1, 0 और आगे। ठीक है, आपको पता होगा -5 मेरा बड़ा है -6 से। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और लॉजिकली क्यों बड़ा है, -6 का मतलब है कि मैं किसी को ओ करता हूं 6 रुपए, और -5 का मतलब मैं किसी को ओ करता हूं 5 रुपए। तो अब बड़ा कौन है, मैं कहां पे ज्यादा बेनिफिट में हूं, -5 मेरा बड़ा है, क्वाइट लॉजिकल चीज है, ये आपको पता होगा प्लस माइनस ऑपरेशन में। से 6 बड़ा है, +6 बड़ा है +3 से, क्यों बड़ा है, कि मेरे पास 6 रुपए जेब में है, इट इज ग्रेटर देन मेरे पास 3 रुपए जेब में। जब इसी चीज को माइनस की साइड ले जाता हूँ, तो -3 और -6, तो मेरे पास -3 बड़ा है -6 से, यहाँ पे मैं 3 रुपए ओ करता हूँ, यहाँ पे मैं 6 रुपए ओ करता हूँ, ये नेगेटिव में है, तो मेरी नेटवर्थ कहाँ पे ज्यादा है, नेटवर्थ यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो -3 इज ग्रेटर देन -6। अब यहाँ पे एक बार हम लॉजिकली देखते हैं, मैंने सोल्यूशन निकाला x इज ग्रेटर देन -6, तो -6 कौन सा है ग्रेटर देन -5, -4, ट्राई करें 3 माइनस -5, ये तो 8 हो गया, बट 8 इज नॉट ग्रेटर देन 9। इसका मतलब मेरा ये सोल्यूशन यहाँ पे गलत हो गया। तभी मैंने क्या लिखा, मैंने कहा था आपको यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन डीलिंग विद माइनस साइंस इनइक्वालिटीज में, लिखा था मैंने। ठीक है, वो क्यों केयरफुल है, बिकॉज x पे जब -6 आता है, ये कह रहा है कि -x जो है इट इज ग्रेटर देन 6। यहां तक ठीक था मेरा ऑप्शन। अब मैं इसको ऐसे करता हूं, ऐसे देख लीजिए, मैं लिखता हूं यहां पे 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 9, हो गया 3 माइनस 9 इज ग्रेटर देन x, और -6 इज ग्रेटर देन x। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन -6। ठीक है, ऐसे किया। अब जब मैंने ऐसे किया इसको, एक तरीका हो गया, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दोनों तरीके दिखा देता हूँ। पहले मैंने कैसे किया, मैंने कहा -x इज ग्रेटर देन 9 - 3 6, और मैंने कहा x इज ग्रेटर देन -6, मैंने एक तरीके से किया। फिर मैंने कहा नहीं ऐसे करते हैं, 3 - 9 is greater than x and -6 is greater than x। ठीक है, तो x is less than -6। आप बताइए दोनों में से कौन सा सही है। हमने अभी टेस्ट किया कि अगर मैं -5 डालूं इसमें, यानी इस पे ट्राई करूं, तो ये तो सही नहीं हो रहा, ये तो रॉन्ग हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे x से छोटे, माइनस से छोटे, तो -7 डालने की कोशिश करूं, इक्वेशन क्या है मेरी ओरिजिनल, 3 माइनस x इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा इसको, 3 माइनस -7, ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन 10। ये मेरा इसमें सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है।
अब गलती क्या हो गई यार, ध्यान से देखें, गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई मेरे पास कि जो x पे माइनस है मैंने इसको सही से रीड नहीं किया। जब ये माइनस शिफ्ट होता है दूसरी साइड, ये x पे जो माइनस होता है, ठीक है, ये इसको कन्वर्ट करता है, ये हो गया x इज इक्वल लेस देन -6। ऐसा क्यों है? ऐसा लॉजिक मैंने आपको पहली बार ही समझाया। ऐसा इसको हम और समझना चाहते तो एक बार यहाँ पे आके समझिए मेरे साथ। अगर आपका x पे माइनस है, मैं बोलता हूं -x इज ग्रेटर देन 6, -x इज ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6। अब मुझे अब x की वैल्यूज बताए जिन पे ये ओके होगा। अगर मैं x1 डालूंगा तो क्या ये ओके होगा? नो। अगर मैं x100 भी डालूंगा तब भी नो। तो इसका मतलब मेरा जो सोल्यूशन सेट है इसमें वो 1 से 100 तक नहीं है, 1 से कम है। अगर मैं 0 भी डालूंगा तब भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं x इज इक्वल टू -2 डालूंगा अपने साइड पे तो -2, नहीं तब भी नहीं हुआ। तो मुझे क्या इसमें चाहिएगा? -6 या -6 से ज्यादा, यानी -7 से मैं कर सकता हूँ, -7 इज ग्रेटर देन 6। इसका मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमेशा मुझे निकलेगी लेस देन -6। यानी इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, जब मैं -6 से नीचे नीचे वैल्यूज डालूंगा तभी मुझे ये ट्रू करेगा होल्ड, ठीक है। तो आपने देख लिया सामने। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ इसमें, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ये काम करता हूँ कि जब मेरे पास x पे माइनस होता है, जब x पे माइनस है, मैं क्या इसको लिखता हूँ, x इज लेस देन -6, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। या एक और तरीका है इसको, ठीक है, एक और तरीका है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -6 को इधर कर देते हैं और x को इधर कर देते हैं, ठीक है। मतलब माइनस साइन को यहीं पे रख देते हैं और इस 6 को इधर कर देते हैं और x को इधर कर देते हैं। लेकिन अगर मुझे माइनस साइन को शिफ्ट करना है तो मुझे इस इक्वलिटी साइन को भी शिफ्ट करना होगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। हो गया मेरे इक्वलिटी पे मैक्सिमम डिस्कशन। अब हम आते हैं जो एक्चुअल हमारा टॉपिक है इसमें, वो है कि 2D प्लेन पे मैं कैसे इनइक्वालिटी को ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, याद होगा आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या कहा था मैंने तब? मैंने कहा था कि ये सिग्निफिकेंट पार्ट है, इसको याद रखेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स मैंने कहा था कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है, दिस रिप्रेजेंट्स क्या, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? अ लाइन ऑन अ 2D प्लेन, को याद होगा। अगर हम 2D प्लेन पे ड्रॉ करें तो एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जो वो लाइन होती है, जो वो लाइन होती है, उस लाइन पे जो भी पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, ठीक है। ये हो गया लीनियर इक्वेशन के केस में, बताया था मैंने आपको, चीज आपको याद होगी, ठीक है। अब जब हम आते हैं इन इक्वेशंस में, ठीक है, तो लीनियर इन इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं? लीनियर इन इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम उसकी तरफ एक बार आएंगे। मैं सबसे सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन लेता हूं, सबसे सिंपलेस्ट, ताकि आप इस चीज को समझें, ठीक। मैं कहता हूं x प्लस वाई, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। इज इक्वल हटा के अब उसको मैं करता हूं, हमें पता था ऑलरेडी, हमने इसको ग्रेटर देन रिप्लेस किया। मैं कह रहा हूं ये बन गई एक लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अब मुझे सॉल्यूशन स्पेस बताइए, सॉल्यूशन स्पेस बताइए, ठीक है। इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं? इससे पहले मुझे एक चीज आपको दिखाई हुई है ऑलरेडी, जब इक्वेशंस पढ़ा था,
लेकिन यहाँ पे फिर से दिखाना पड़ेगा ताकि कोई गैप ना रहे अंडरस्टैंडिंग में। इससे पहले मैं आपको एक सिंपल चीज दिखाता हूँ कि मैंने अभी बोला x इज ग्रेटर देन 3, मैंने अभी बोला कि इसको हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2D प्लेन पे भी। देखिए कैसे, जब 2D प्लेन आ गया तो ये y आ गया और ये आ गया x, ठीक है, ये आ गया 0, पता है आपको, और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 पता है, और यहाँ से भी 1 2 3 4 माइनस में, यहाँ से प्लस में 1 2 3 4, और यहाँ से भी ये 1 हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आ गया। अब बोला x इज ग्रेटर देन 3 को आप रिप्रेजेंट करिए, तो आप बोलेंगे ये तो 3 है, 1 2 और 3 इधर 3 है, तो यहां से बियॉन्ड जो भी वैल्यूज होंगे, जो भी वैल्यूज होंगे वो सारे मेरे सॉल्यूशन हैं, वो सारे मेरे सॉल्यूशन हैं। यानी इस पर्टिकुलर केस में y तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे इसको करूंगा। फिर मैंने x, मैंने याद है मैंने x इज इक्वल 3 लाइन ड्रॉ की थी, याद होगा आपको, ये मैंने किया हुआ है आपके साथ जब यहाँ इक्वेशंस पढ़ाया था, तो मैंने कहा था इसको ध्यान से देखेंगे आगे काम आएगा। ये लाइन जो मेरे पास है इसका मतलब है x इज इक्वल 3, इस लाइन का मतलब x इज इक्वल 3। क्यों इसका मतलब x इज इक्वल 3 है? बिकॉज ऊपर से नीचे तक इसकी थ्रू आउट वैल्यू क्या है, 3 x की, y की कोई भी वैल्यू, मेरे पास y जो कि यहाँ पे है ही नहीं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0y प्लस x, यानी एक ही बात है, y की कोई भी वैल्यू दूं मैं उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो सारा एरिया यहां से है, सारा एरिया ये बन गया इसका सॉल्यूशन स्पेस, ठीक है, 2D प्लेन, ये बन गया सॉल्यूशन स्पेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास हो गया कि x इज ग्रेटर देन 3, और जो बाकी एरिया सारा है उसको बोलते हैं x इज लेस देन 3, और ये लाइन है x इज इक्वल 3, ठीक है। अब इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं यहां कोई पॉइंट उठाऊंगा, इधर ये पॉइंट उठाऊं सपोज, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा -4, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका से 2। अब देखिए, इज x लेस देन 3, यस। अब मैं यहां कोई पॉइंट उठाऊंगा इधर, ये हो गया x कोऑर्डिनेट भी 2, y कोऑर्डिनेट भी 2, इज x लेस देन 3, यस ऑफ कोर्स। पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा x इज ग्रेटर देन 3, एक हिस्सा x इज लेस देन 3। अब इधर कोई पॉइंट उठाएंगे, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा से 10, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा से 7, इज x ग्रेटर देन 3, यस, क्योंकि ये सारा इस प्लेन में फॉल कर, इस लाइन में फॉल करता है, ठीक है। तो ये है एक लाइन को ड्रॉ करने का तरीका 2D प्लेन पे। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं अपने पास जो लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं x ग्रेटर देन इक्वल 3, तो आप इस लाइन को भी इंक्लूड करेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात आएगी तो आप ये लाइन को भी, आप अपने पास जो लाइन है इसको भी इंक्लूड करेंगे। जब मैंने ये ड्रॉ किया तो इस लाइन को भी आप इस ड्राइंग का पार्ट बनाएंगे, लाइन के साथ जोड़ेंगे, इसका मतलब ये लाइन भी इंक्लूडेड है। ये कैसे हो गया, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपनी जो और प्रॉब्लम लिखी थी, मैंने कहा था मुझे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, पहले हमने तरीका क्या था, हमने किया था कि हम उसको पहले दो चार वैल्यूज डाल के देखेंगे, जैसे हमने किया था जैसे हमने किया था 2x प्लस 3 इज इक्वल 10 के केस में, हम देखेंगे कि क्या वैल्यूज निकलेंगे। यहाँ पे तरीका डिफरेंट है। क्या तरीका डिफरेंट है, पहले आप इसको इक्वालिटी ट्रीट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, जहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। पहले आप इसको इक्वालिटी ट्रीट करो, इसकी इक्वालिटी क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, आप समझ गए मेरी बात, इसकी इक्वालिटी ये बनेगी। अब आप इस पहला स्टेप क्या है, इसको इक्वालिटी ट्रीट करो, उसके बाद इस इक्वालिटी की लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, उस इक्वालिटी की लाइन ड्रॉ करो। चलिए पहले हम इतना करते हैं, देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 करना है। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के बहुत हजारों सॉल्यूशंस है, तो मैं उनको ढूंढने की कोशिश करूंगा। मेरा पहला सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या है, 0 और 3, दूसरा क्या है 3 और 0। इसके अलावा मेरे पास बहुत सॉल्यूशंस है, मैं लिख सकता हूँ 1 और 2, मैं लिख सकता हूँ 2 और 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। लेकिन आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, दो लाइंस कनेक्ट करके दो पॉइंट्स कनेक्ट करके एक लाइन बन जाती है, तो मुझे दो से ज्यादा सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, मेरा इतने से काम बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3, ये ध्यान रखेंगे। हमें निकालना है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3 का सोल्यूशन स्पेस। कहां पे वो लाई करेंगे, कौन से पॉइंट्स है, दुनिया भर के पॉइंट्स है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक और करूंगा ड्रॉ। ठीक है, किया। अब आप देखिए, ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये 0 हो गया, 0 पता है आपको। ये डबल कर लेते, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, 1 2 और ये 3। सिमिलरली अगर मैं यहां से देखूं, ये 1 ये 2 और ये 3 वाई एक्सिस पे, ये 0 हो गया, पता है ये 0 हो गया। सिमिलरली यहां से -1 -2 -3 और यहां से -1 -2 और -3। ठीक है, ये बन गया मेरा 2D प्लेन। अब मैंने जो पॉइंट्स निकाले हैं मैं उनको प्लॉट करूंगा। पहला है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3। आप बताएंगे वो कहां पे होगा, मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट करके देंगे। x इज इक्वल टू 0, वेयर डज x इज इक्वल टू 0 लाई। x एक्सिस पे 0 प्लॉट कीजिए, ये आपको सीखना है। x एक्सिस पे 0 कहां पे है, x एक्सिस पे 0 कहां पे है, इधर। अब y एक्सिस पे इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 कहां पे है, इधर। तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम देना चाहूं तो क्या नाम दूंगा, मैं इसको लिखूंगा 0 और 3। इस पॉइंट का नाम है 0 और 3। क्यों 0 और 3, इसका मतलब है कि x यहाँ पे 0 है, y यहाँ पे 3 है। अब आप 3 और 0 को ढूंढिए, कैसे ढूंढेंगे, x एक्सिस पे 3 कहां पे है, इधर आ गया एक्सिस पे 3। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कहां पे है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कहां पे, ढूंढिए। y इज इक्वल 0 इधर ही है। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 3 और 0। ठीक है, अब इन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा एक लाइन से। ठीक है, आप स्केल से करेंगे, मैं राइटिंग पैड पे कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप इसको माइंड नहीं करना, ऐसे हिसाब से बनाना। तो ये बन गई मेरी एक लाइन। अब अगर मैं इस लाइन को नाम देना चाहूं तो क्या नाम दूंगा, मैं इसको बोलूंगा, इस लाइन को, क्वेश्चन था इनइक्वालिटी का बट मैंने इसको इक्वालिटी बनाई। इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल 3। यानी इस लाइन पे जो है जितने भी पॉइंट्स है वो सारे x प्लस वाई इज इक्वल 3 है। अब हम टेस्ट करेंगे अपने पास कि क्या ये पॉइंट्स भी है, x1, देखिए x1 ये रहा एंड y2 है इसी लाइन पे, 1 और 2, x2 और y1 है इसी लाइन पे, 2 और 1। इनफैक्ट जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मैं उठाऊं, मैं कोई उठाने की कोशिश, वो सारे मेरे पास इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के। अगर मैं यहाँ ये पॉइंट उठाऊं, ये पॉइंट उठाऊं यहाँ पे, तो ये है x 2.5 और y है 0.5। तो ये भी तो x इज इक्वल 3 का सोल्यूशन है, तो ये सारे x इज इक्वल 3 के सॉल्यूशंस है। बट अब आप वापस आ जाइए अपने पॉइंट पे, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3। हमें वो सारे वैल्यूज चाहिए जो x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 है। ये लाइन तो निकल गई बट ये क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल 3। ठीक है, अब यहां से इक्वालिटी से अपनी इक्वालिटी की तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे। ठीक है, अब मैं अब गौर से देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल 3 मैंने ड्रॉ की। ठीक है, इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने ये काम किया, इसने इस पूरे प्लेन के दो हिस्से कर दिए। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास ये जो इनफाइनाइट प्लेन है 2D में, इस प्लेन के दो हिस्से हो गए, पूरे दो हिस्से हो गए। ठीक है, इस प्लेन के दो हिस्से हो गए। ठीक है,
आपको और थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए मैं पूरा एक कैसे करते हैं वो थोड़ी सी और क्लैरिटी देने के लिए, ये लाइन हो गई, वही चीज है, उसी चीज को देखिए जो मैं देखा था वही चीज है। आप मुझे वो वापस टू स्केल नहीं बनाने की जरूरत है, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट समझ गए। यहाँ पे 3 0 है और यहाँ पे सपोज 0 3 है। अब मैं इनको कनेक्ट करता हूं, जहां तक हो पाए राइटिंग पैड में कनेक्ट करता हूं, ऊपर से कनेक्ट करता हूं। अब इस लाइन का नाम क्या है मेरे पास, x इज इक्वल x प्लस वाई इज इक्वल 3, यही नाम है। अब देखिए इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने इस पूरे प्लेन के दो हिस्से कर दिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, खुद ही x प्लस वाई इज इक्वल 3 है। ठीक है, तो अब यहां पे आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि जब ये लाइन इस प्लेन के दो हिस्से कर देती है, तो इसका मतलब एक तरफ जो हिस्से, एक तरफ जो नंबर्स है, कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट्स है, वो x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 है, और दूसरी साइड जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू लेस देन 3 है। अब मुझे वो आइडेंटिफाई करना है कौन सी साइड कौन सा है। यहां तक आप समझ गए। जब मैंने इनइक्वालिटी को एज इक्वालिटी ड्रॉ किया एक 2D प्लेन पे, तो इसे 2D प्लेन के दो हिस्से कर दिए, एक ग्रेटर देन हो गया, एक लेस देन हो गया। अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि कहां से कौन सा पार्ट है, तो मेरा सॉल्यूशन स्पेस आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है, थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझने की जरूरत है, वापस आएंगे यहाँ पे समझाऊंगा। तो मैंने x प्लस वाई इक्वल 3 डाल दिया, लाइन दो हिस्से हो गए प्लेन के। तो अब मुझे चाहिए क्या, x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से कोई पॉइंट उठाऊंगा पहले, जस्ट टेस्टिंग के लिए। यहाँ से सबसे सिंपल पॉइंट कौन सा है आपका, कोई भी उठा सकते हैं, कोई भी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कोई उठा सकते हैं, बट लाइन के इस तरफ होना चाहिए। मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, आप उठाओ 0 0, ये इधर है ना, इस तरफ है लाइन के। अगर आप बोलना चाहे टेक्निकली इस तरफ, मतलब लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे, लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे, या लाइन के बिलो मेरे पास 0 0 है, और लाइन के बिलो ही मेरे पास क्या है, 1 1 भी है, 1 1 भी है और 0 0 भी है। पॉजिटिव स्केल ग्राफ यहाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब डाल के देखिए, 0 0 मैंने डाला, ग्रेटर देन 3 तो नहीं हुआ, 1 1 भी डाला तो ग्रेटर देन 3 तो नहीं हुआ। ठीक है, आप समझ गए। यहां पे मेरे पास क्या है, इधर अगर मैं देखूं, ये डेड और 1, डेड और 1 डाल के देखिए, x इज इक्वल टू 1 और y डेड, तब भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास सारे पॉइंट्स है इस तरफ, लाइन के बिलो या लाइन के लेफ्ट में, ये सारे x प्लस वाई, ये पूरा एरिया जो है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इज लेस देन 3 है, x प्लस वाई इज इक्वल 3 है, और इधर जो भी पॉइंट्स है x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 है। बिल्कुल सही बात है। इधर से मैं अगर कोई भी पॉइंट उठाऊं तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो, कोई भी उठाऊं, सपोज मैंने सपोज यहाँ पे उठाया एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और 3। देख अब इसमें डाल के देख लीजिए, 3 और 3 ग्रेटर देन हो गया। इधर एक पॉइंट उठाता हूं, सपोज इधर ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल 4 y इज इक्वल 3, ये भी सॉल्यूशन से पेश हो गया। तो ये सारा जो एरिया है, ये सारा एरिया लाइन को छोड़ के, ये मेरा इसका सॉल्यूशन स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आ जाएगा सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है, आई होप आपने ये चीज अपने पास समझ ली होंगी। ठीक है, ये मेरा हो गया सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है, अब अगर यही मैं बनाऊंगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो वो तब आप ये लाइन भी इंक्लूड करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे भी इंक्लूड करेंगे, सॉल्यूशन में कनेक्ट करेंगे भी इंक्लूड करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं x प्लस वाई इज लेस देन 3 को शेड कीजिए, तो वो मेरे पास ये नीचे वाला सॉल्यूशन हो गया, लेस देन। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, काफी इजी पार्ट है और आई होप आप इजी समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा सॉल्यूशन स्पेस एक लाइन का। ये मैंने वैसे सारा पोर्शन कुछ कुछ आपको लीनियर इक्वेशंस में समझाया हुआ था। अब अगर आपको दो इक्वेशंस दी जाए, आपको दो इक्वेशन है, दो से ज्यादा, 3 4 5 6, आपको बोला जाएगा कि आप उनका सॉल्यूशन स्पेस ढूंढो, तो क्या आप ढूंढ पाओगे इनइक्वालिटीज में? पहले इक्वेशंस को रिकॉल कीजिए, हमने क्या बोला था कि अगर दो इक्वेशंस, दो लाइन है, उनको प्लेन पे ड्रॉ करो, अगर वो जहां पे वो मीट करेगी वो उनका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो वो केस है नहीं, तो सॉल्यूशन स्पेस की बात हो रही है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम इसको, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बोलूं सेम ही चीज, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। बट दूसरा पार्ट बोलूं x माइनस वाई सपोज इज लेस देन 3। अब मैं बोलूं इनका सॉल्यूशन स्पेस ढूंढो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है बताइए। कॉन्सेप्ट है पहले इसको आप इक्वालिटी में कन्वर्ट कीजिए। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल 5 और ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल 3, ठीक है। फिर इनके ग्राफ्स को ड्रॉ कीजिए। ट्राई करूंगा टू स्केल ग्राफ हो, ये समझाना है इसमें। वन 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गया इधर। और पीछे देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गया इधर। वन 2 3 4 और 5 हो गया। अब देखिए पहली लाइन आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें सोल्यूशन है 5 और 0, 0 और 5 जो सोल्यूशन है इसका। तो वो एक आ गया इधर, एक आ गया पॉइंट इधर, मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं। तो ये लाइन मेरे पास हो गई x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। अब मैं दूसरा देखता हूं, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 3, x माइनस वाई इज लेस देन 3, x माइनस वाई इज लेस देन, मैं ये देखता हूं। अब इसमें देख लीजिए मेरे पास मैंने इक्वालिटी बनाई है। अब मुझे ये पता है कि ये लाइन x प्लस ग्रेटर देन 5 इस साइड है पूरा, मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, इस साइड है पूरा, मुझे पता है। कैसे पता है, अगर मैं 0 0 डालूं तो ये लेस देन 5 होगी, जैसे अभी समझाया हुआ था। तो ये साइड मेरा x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 है सारा, इस तरह, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, x माइनस वाई इज लेस देन 3, मैंने भी लेस देन 3 नहीं छेड़ा, मैंने भी इज इक्वल 3 किया उसको। अब इस पे वैल्यूज देखिए, पहला वैल्यू है 3 और 0, यानी x को 3 करे और y को 0 करे, तो इसका सोल्यूशन है ये x is 3 and y is 0, ठीक है। तो x is 1 2 3 इधर आ गया and y is 0। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अब दूसरा पॉइंट देखने के लिए अगर मैं x को 4 करूं, x को 4 करूं तो y मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। x को 4 करूं तो y मेरे पास 1 आ जाएगा। तो x को अगर मैं 4 करूं इधर, ये 4, या मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अगर मैं x को यहाँ पे सपोज करना चाहूँ 7, तो y हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। ये भी हो गया, तो x को 7 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, दिस इज 7। पहला मैंने क्या पॉइंट रखा था, 3 और 0, चलिए वापस आते हैं। इसको मैंने क्या किया, पहला 3 और 0, 3 और 0, अब मैंने किया 7 और 4, 1 2 3 4 5 6 7, और अब इस पे 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट जो है मेरा, ये रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 7 और 4, ठीक है। x7 y 1 2 3 4, ठीक है। तो अब मैं इनको कनेक्ट करूंगा, ठीक है। यहां से कहां से पास होनी चाहिए, अगर मैं y को यहाँ पे क्या बनाऊं, 0, x माइनस वाई इज इक्वल 3, अगर मैं x को 0 बनाऊं
तो y इज इक्वल टू -3, 1 2 3 -3, तो इधर से पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी लाइन हो गई, इस लाइन का नाम है x माइनस वाई इज इक्वल 3। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल 3। ठीक है, अब मुझे आइडेंटिफाई करना है x माइनस वाई इज लेस देन 3, बिकॉज ये मुझे पता है कि ये जो सारा एरिया है, अब मैं इसको थोड़ा शेड करता हूं ताकि ये जो शेडेड पोर्शन है सारा, ये है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। अब मुझे शेड करना है, और किसको शेड करना है, मैं चाहता हूं कि मैं शेड करूं x माइनस वाई इज लेस देन 3। तो फिर से वही चीज हो गई, ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल 3 की। अब आप यहां से पॉइंट उठाओ, 0 और 0 उठाओ, 0 और 0 उठाओ, 0 माइनस 0 इज लेस देन 3, बिल्कुल ओके। एक पॉइंट इस लाइन के इधर से उठाओ, यहाँ पे आप उठाओ 5 और 0, 5 और 0 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो यहां से जो पोर्शन है, इधर जो पोर्शन है, वो मेरा जो है, यहां वाला पोर्शन मेरा है x माइनस वाई इज लेस देन 3, इस लाइन के इस तरफ। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसको हमने दोनों लाइन पे यूज किया। अब उसको शेड कीजिए किसी और कलर से, रेड से सपोज कीजिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर आप गौर से देखें तो मुझे बताइए इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन स्पेस कौन सा है, दोनों लाइंस का वो एरिया जहां पे मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इनका कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये, तो ये जो एरिया है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यही वो एरिया है जो दोनों का कॉमन पोर्शन है ना। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब आप चाहे तो यहां से कोई एक पॉइंट उठा के देख सकते हैं इधर से। ठीक है, यहां से आप कोई एक पॉइंट उठा के देख सकते हैं, तो आपका ये चीज प्रूव हो जाएगी। वो कैसे, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले दोनों लाइंस को प्लॉट किया। ठीक है, फिर दोनों लाइंस पे जो रूल पड़ा था वो यूज किया, ग्रेटर देन एक तरफ, लेस देन एक तरफ। उसके बाद दोनों लाइंस के, फिर दोनों लाइंस में जो कॉमन पोर्शन है, जो कॉमन पोर्शन है, उस पोर्शन को हमने क्या किया, उसी पोर्शन को हमने डिटरमाइन किया कि ये इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन स्पेस होना चाहिए, बिकॉज ये कॉमन पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। एक लास्ट चीज है, तो ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पे। क्या है कि इसका अगर मैं देखना चाहूं, हाँ, अब अगर मेरे पास दो से तीन, तीसरी लाइन कोई और होगी, ठीक है, तीसरी कोई और लाइन होगी, वो भी डाल सकता हूं, फिर तीनों का कॉमन पोर्शन, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन करके मैं सोल्यूशन अराइव करूंगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मुझे इसको डिफाइन करना पड़े, तो ये जो पॉइंट है ये तो इसका एक पॉइंट है, ये पॉइंट तो एक पॉइंट है, बट यहां से कहीं पे ये इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। ठीक है, बट ये मेरा सॉल्यूशन स्पेस इसका है। अब मेरा जो सॉल्यूशन स्पेस है, ऐसे साइमल्टेनियस केस में सॉल्यूशन स्पेस वो या तो बाउंडेड हो सकता है या अनबाउंडेड हो सकता है। अगर मेरा वो बाउंडेड है, ठीक है, तो बाउंडेड के केस में मैं क्या करता हूं, उसको रिप्रेजेंट करता हूं थ्रू बाइंडिंग पॉइंट्स, जहां पे वो बाइंड हो रहा है, बाइंडिंग पॉइंट्स। और अगर अनबाउंडेड है तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज़ सॉल्यूशन मेरे पास, स्पेस मेरे पास अनबाउंड है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं एक बार। यहां पे आप देखिए, मैंने दो लाइन ड्रॉ की, दोनों का कॉमन एरिया निकाला, लेकिन एरिया मेरे पास क्या निकला, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड।
मैं इसको बाइंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करूं, सपोज इसी केस में मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे मैं लाइन एक ड्रॉ करूं, ठीक है, y इज इक्वल टू 5 या y इज लेस देन 5, सपोज y इज लेस देन 5, तो y इज लेस देन वाली 5, लेस देन 5 वाली लाइन कैसे होगी, दिखाया हुआ ऐसे होगी। ये हो गया y इज लेस देन 5, y इज इक्वल टू 5 हो गया, ये लेस देन 5 इसके नीचे है। तो अब अगर मैं देखूं इसको थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। अब मैं इसको 2 से 3 लाइन निकालूंगा, मैं आपको बाउंडेड अनबाउंडेड सिखा रहा हूँ। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, दूसरा था x माइनस वाई इज लेस देन 3, तीसरा मैंने लिया y इज लेस देन 5। मैंने अब लिया एक और एग्जांपल। तो अब मैं तो स्केल नहीं करूंगा, मैंने समझाया हुआ है। पहली लाइन जो मुझे आई वो मुझे आई ऐसे, ठीक है, वो मुझे ऐसे, उसको हमने बोला था x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, इस लाइन को, इसके इस तरफ जो पोर्शन है। दूसरी लाइन हमें आई ऐसे, तो इसमें जो पोर्शन, ये स्लाइड का नाम है x माइनस वाई इज लेस देन 3, लेस देन 3 इस तरफ आया था। तो जब हमने ये सारा और ये सारा, तो हमारा ये आया था बाउंडेड पोर्शन, ठीक है, ये हमारा आया था कॉमन पोर्शन। अब मैंने एक और लाइन खींची है y इज लेस देन 5, तो ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 5, y इज लेस देन 5 नीचे हो गया। अब अगर मैं देखूं वो एरिया जो तीनों में कॉमन है, तो वो मेरे पास ये वाला पोर्शन आएगा। तो ये तीनों का सॉल्यूशन स्पेस होगा, यानी यहाँ पे जो पॉइंट्स फॉल करेंगे इधर इस बैलेट में, वो तीनों के ओके होंगे, ठीक है। अब ये बाउंडेड हो गया। जब ये बाउंडेड हो गया तो इसके जो पॉइंट जिन्हें उसको बाउंड कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है जो उसको बाउंड कर रहे हैं, ये पॉइंट को हम इसमें लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि बाउंडेड बाय जो भी कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, मुझे निकालना होगा वाई एक्स एंड ए बी, इसको हम बाउंडेड बोलते हैं, ठीक है। और अगर अनबाउंड है तो उसकी सॉल्यूशन स्पेस इनफाइनाइट है, ये कहीं पे बाउंड नहीं हो रहा, ठीक है। एक लास्ट चीज है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रोसेस, मिनिमाइजेशन भी हो सकता है। इसी को हम कौन सा बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सॉल्यूशन स्पेस से क्या हो गया, देखिए मैंने ये सॉल्यूशन स्पेस निकाला, तो रियल लाइफ में क्या इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी यूटिलिटी होती है लीनियर प्रोग्रामिंग में। क्या यूटिलिटी होती है कि मेरे पास जो मैंने ये लिखा ना, x प्लस वाई इज लेस देन 3, x इज लेस देन वाई लेस देन 5, ये सब होते हैं मेरे पास कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स रियल लाइफ में, कॉन्स्ट्रेंट्स। यानी जब मैं किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, किसी वर्कशॉप पे काम करता हूं, तो आई एम ऑलवेज बाउंड बाय कॉन्स्ट्रेंट्स। मेरे पास कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। कॉन्स्ट्रेंट का क्या मतलब होता है कि सपोज एक कॉन्स्ट्रेंट है टाइम 24 आवर्स है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इनइक्वालिटी, टाइम इज लेस देन और इक्वल टू 24, यही है ना। कोई फैक्ट्री में रूलिंग है कि आप 24 घंटे नहीं, आप 18 घंटे ही काम कर सकते हो, मैं बोलूंगा टाइम इज लेस देन इक्वल टू 18। सेल्स मालों का प्रेशर है कि आपने प्रोडक्ट ए और बी को बनाना है रेशियो 3:2 में, मार्केट की रिक्वायरमेंट है, तो आप बोलोगे 3x, ठीक है, 3x प्लस 2y, टोटल आउटपुट मेरा होना चाहिए सपोज 100 यूनिट दिन का, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, सेल्स वालों ने कॉन्स्टेंट दिया है कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी इज 3:2, और मिनिमम मेरे पास दिन के 100 यूनिट बनने चाहिए मिनिमम, तो आप बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 100, एक और कॉन्स्टेंट बन गया। तो ऐसा करके आपके कॉन्स्टेंट्स बनते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को जब आप प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो आपको आएगा कि इस पूरे कॉन्स्टेंट्स में ऑपरेट करके आप क्या सॉल्यूशन स्पेस क्या है। सपोज आपका ये एरिया आ गया, जैसे हमने अभी निकाला, ऐसे करके एरिया आता है, कभी ट्रायंगल भी आता है, कुछ भी करके सॉल्यूशन स्पेस आता है, ये आपका सॉल्यूशन स्पेस हो गया। अगर ये बाउंड होगा तो बाउंड बाय सम कोऑर्डिनेट्स होगा, अगर ये अनबाउंड होगा तो फिर कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं आएगी। अब ये बाउंडेड एरिया निकाल के आप क्या करेंगे, वंस आपने बाउंडेड एरिया निकाला, आपने बाउंडेड एरिया निकाला अपना, उसके बाद आप क्या करेंगे बाउंड्री निकाल के,
उसके बाद जो एक्चुअल आपका पर्पस है वो होगा प्रोडक्ट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कुछ मैक्सिमाइजेशन। आपका फाइनल पर्पस होगा कि मैं प्रॉफिट, प्रोडक्ट या कुछ मैक्सिमाइज करूं। तो आपको फिर इन कॉन्स्ट्रेंट्स में देखना है, इस बाउंड एरिया में देखना है कि मैं कौन सा वैल्यू पुट करूं, मैं कौन सा वैल्यू पुट करूं, ये या ये बाउंड एरिया में से, जिससे मेरा प्रॉफिट या प्रोडक्टिविटी या जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यानी जो भी आपको बोला गया है एक्चुअल पर्पस जो है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि एक्चुअल मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब प्रोसेस करने का, उसको मैं मैक्सिमाइज करूं, या लॉस है तो मिनिमाइज करूं, ये मेरा फाइनल पर्पस है। तो कुल मिला के मैं फाइनल चीजें लिखता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस पे आपको ये सब एक्सप्लेन करूंगा बेटर तरीके से। इनइक्वालिटीज मेरे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, इनइक्वालिटीज मेरे होते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। अब मैं कैसे इन पे ऑपरेट करता हूं? सबसे पहले इनइक्वालिटी को आप ट्रीट करो इक्वालिटी, और उसकी लाइन प्लॉट करो, दूसरे में भी लाइन प्लॉट करो, तीसरे में भी लाइन प्लॉट करो, फिर जो कॉमन पोर्शन आएगा उसको आप शेड करो, ठीक है। या तो वो बाउंडेड होगा या अनबाउंड होगा। अनबाउंड होगा तो कुछ नहीं करा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बाउंडेड होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स, जहां जो बाइंडिंग पॉइंट्स है, जो बाइंडिंग पॉइंट्स है या लास्ट पॉइंट्स है, उनको नोट करो, वो इसके बाइंडिंग पॉइंट्स है, उसके एंड पॉइंट्स है बेसिकली। अब उन एंड पॉइंट्स को क्या करो, आप उनको अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, यानी जो भी आपको पर्पस है क्वेश्चन में या एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम में, उसको पुट करो, और उन एंड पॉइंट्स पे जहां पे भी वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो रहा हो एज पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, वो आपका सॉल्यूशन सेट उसमें होगा, ठीक है। इस डिस्कशन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आपको इस पे क्वेश्चंस ज्यादा नहीं करवाऊंगा, बिकॉज ये सारे एक तरीके से है, एक पैटर्न पे, और इजी है। मैं देखूंगा, आपको दिखाऊंगा बुक में कैसे इस चीज को, कैसे इस पे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये आप बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, काफी इजी पार्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप कर पाएंगे। चलिए, ये हमने कर लिया सारा, मेरे को सारा समझाया हुआ है। आइए यहाँ देखते हैं, इसको देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस ए एंड बी, एक फैक्ट्री की प्रॉब्लम है। ऐसे इन प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। खैर आप उसको छोड़ दीजिए, अभी आपको नामों के पीछे नहीं जाना, आप समझे हम कर क्या रहे। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, एक मैन्युफैक्चरर है, वो उसके फैक्ट्री में दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ए बनता है और बी बनता है, ठीक है। यहां से ध्यान से देखेंगे, ये इसकी एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। एंड हैज इट्स मशीन्स इन ऑपरेशन फॉर 24 आवर्स, उसकी मशीन जो ऑपरेशन है वो 24 घंटे काम करती है, पूरे 24 घंटे उसकी मशीन्स काम करती है, अ डे, पूरे एक दिन में 24 घंटे। प्रोडक्शन ऑफ ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग इन मशीन M1 एंड 6 आवर्स इन मशीन M2, ठीक है। उसके पास दो मशीन है, मशीन M1 एंड M2। तो क्या होता है, मशीन M1 पे A को 2 घंटे प्रोसेस करना पड़ता है, यानी M1 मशीन पे इसके 2 आवर्स यूज होते हैं, और M2 मशीन पे इसके 6 आवर्स यूज होते हैं, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट बी जो है, ये 6 घंटे M1 मशीन पे रहता है और 2 घंटे M2 मशीन पे रहता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स हो गए मेरे पास। और एक और कॉन्स्टेंट क्या है कि मशीन 24 घंटे ही चलेगी, ऑफ कोर्स, ठीक है।
मैन्युफैक्चरर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 ईच ऑन ईच ऑन ऑफ ए एंड 2 ऑन बी। इस पे प्रॉफिट क्या है 5 पर यूनिट, इस पे प्रॉफिट क्या है 2 पर यूनिट। ठीक है, अब इसको हाउ मेनी यूनिट्स बनाने चाहिए सो दैट इसको एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अब इस क्वेश्चन को आप ब्रेक कीजिए, मैं एक ही क्वेश्चन में करवाऊंगा तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और आप इसमें देखिए क्वेश्चन को ब्रेक करिए। इसकी एग्जांपल्स आपने सब करनी है, क्वेश्चंस भी आपने सब करने हैं। क्या पॉइंट है कि हमें फाइनली क्या निकालना है कि इसको कितने यूनिट्स बनाने चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो ये मैं आपको बात कर रहा था अभी, किसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ने पर्पस क्या है हमारा, पर्पस हमारा है कि अगर मैं प्रिज्यूम करूं कि ए के वो x यूनिट बनाएगा और b के y यूनिट्स बनाएगा, तो a के पर यूनिट पे कितना प्रॉफिट है 5, तो हो गया 5x प्रॉफिट, और इस पे कितना है 2, हो गया 2y प्रॉफिट। तो मेरा पर्पस है कि मुझे मैक्सिमाइज करना है 5 + 2y। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है इस केस में, मैक्सिमाइज 5 + 2y, maximize 5 + 2y, this has to be maximized। तो ये कैसे होगा, अभी इस पे कुछ नहीं करना, अभी जो कॉन्स्ट्रेंट्स आप उनको ड्रॉ करो। अगर वो कॉन्स्ट्रेंट्स से जो एरिया आया वो अनबाउंडेड होगा तो आप बोलेंगे सॉल्यूशन है ही नहीं, इस केस में सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर वो एरिया बाउंडेड आया तो वो बाउंडेड एरिया के जो बाइंडिंग पॉइंट्स है या एंड पॉइंट्स है या मैक्सिमाइजेशन पॉइंट्स है या लास्ट पॉइंट्स है, जो भी वो बाउंडेड एरिया के लास्ट पॉइंट्स है, उनको आप इसमें पुट करेंगे। ठीक है, पुट करके जहां पे भी मैक्सिमाइज होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा, बिकॉज आप अल्टीमेटली उन्हीं कॉन्स्ट्रेंट्स में ही तो काम करेंगे जो कॉन्स्ट्रेंट्स है। अब पहले आप कॉन्स्ट्रेंट्स को ड्रॉ कीजिए। पहला कॉन्स्ट्रेंट क्या है, एक बार कॉन्स्ट्रेंट्स को पढ़ लीजिए। पहले मैंने आपको समझाया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है इस केस में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है कि मुझे 5x यानी 5 रुपए मिलते हैं x के एक यूनिट पे और 2 रुपए मिलते हैं y के यूनिट पे, इनको मैक्सिमाइज करना है। प्रिजम्पशन मैंने क्या ली कि मैं x के 5 यूनिट्स बना रहा हूं और y के जो प्रोडक्ट a है उसके x यूनिट्स बना रहा हूं और प्रोडक्ट b के y यूनिट्स बना रहा हूं, x और y। अब कॉन्स्ट्रेंट्स को नोट कीजिए, अब कॉन्स्ट्रेंट्स को नोट कीजिए। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, production of A requires 2 hours of processing machine M1 and 6 hours in machine M2। ठीक है, और दूसरे का उल्टा है। ये देखिए ऑलरेडी सॉल्व है तो यहां से आपको करवाएंगे। देखिए अब इसने कॉन्स्टेंट वाली इक्वेशंस बनाई है, ये मेरे पास है कॉन्स्टेंट वाली इक्वेशन। पहला कॉन्स्टेंट क्या था कि मशीन दोनों, मशीन M1 और M2 दोनों 24 आवर्स और 24 आवर्स ही चलेंगी। पहला कांस्टेंट, और वो ऑब्वियस है दिन में ये कांस्टेंट दिया था। तो इक्वेशन क्या बनाई इसने, देखिए 2 इंटू, इसने x1 और x2 रखा है, मैंने x और y रखा है। 2 × x + 6 × y मस्ट बी लेस देन 24, ऑब्वियसली इससे ऊपर तो हम नहीं जा सकते। और सिमिलरली 6 × x + 2 × y इज लेस देन 24। अब ये कहां पे मैंने समझाया आपको, ये देखिए ये देखिए यहां पे मैंने ये लिखा हुआ है ये कि मशीन ए जो है M1 पे 2 घंटे, मशीन जो प्रोडक्ट ए है वो M1 पे 2 घंटे और M2 पे 6 घंटे, और प्रोडक्ट बी जो है M1 पे 6 घंटे, M2 पे 2 घंटे। और पहला कांस्टेंट क्या है कि 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता, 24 घंटे से लेस ही हो। तो हम बोलेंगे मशीन M1 कितने टाइम के लिए चलेगी। अगर मैं ए के x यूनिट बना रहा हूं तो क्या बनेगा 2x, और बी के, अगर मैं बी के y यूनिट बना रहा हूं तो बी के y यूनिट बना रहा हूं तो 6y। ये कितने घंटे चलेगी मशीन M2 6x और 2y, बिकॉज 6 घंटे चल रही है। तो मैक्सिमाइज क्या करना है 5x + 2y, मैक्सिमाइज हमें करना है
मैक्सिमाइज हमें करना है 5x + 2y, और पहला कांस्टेंट मशीन का, उसका कांस्टेंट मशीन का है। तीसरा कांस्टेंट क्या है कि आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x मेरे पास 0 से ज्यादा होगा, y भी मेरे पास 0 से ज्यादा होगा। बिकॉज मुझे आउटपुट मैक्सिमाइज करना है, तो मेरे केस में ये कांस्टेंट भी काम करेगा, तो आउटपुट मेरा नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैंने कांस्टेंट हो गए। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बहुत ही आसान सा पार्ट है, देखिए इसमें दिखाया हुआ है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, बिकॉज आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मेरा ये सारा एरिया क्या हो गया? एलिमिनेट। तो पता है आपको, बिकॉज x ग्रेटर देन 0 एंड y भी ग्रेटर देन 0, मेरा ये एरिया होगा। इस पूरे एरिया में x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, आपको पता है। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है x के, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है y के, तो ये मेरा पूरा एरिया है x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये एरिया मेरा सारा हो गया एलिमिनेट। ठीक है, खत्म बात। अब हम आए इधर, हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स है। पहला कांस्टेंट क्या था? 2x + 6y = 24। दूसरा था 6x + 2y < < 24। मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको ये बोला है कि जब आपको लीनियर इनइक्वेशन के लिए सॉल्व करना होगा, आप इसको ट्रीट एज इक्वेशन करके उसके ग्राफ बनाइए। इसने भी क्या किया? इसको एज इक्वेशन ट्रीट किया है। पहले इक्वेशन ट्रीट किया, फिर इसके दो वैल्यूज निकाले, 0 और 4 और 0 और 12। ठीक है, वो तो होगा ही। जब यहाँ पे 0 करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 12 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसने दो वैल्यूज निकाल, तो उसने इक्वेशन ड्रॉ की। देखिए पहली इक्वेशन ड्रॉ की, 6x + 2y = 24। ठीक है, पहली इक्वेशन बना दी। सिमिलरली इसने दूसरी इक्वेशन बना ली, ये देख लीजिए। तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, उसके बाद क्या किया? उसके बाद दोनों का जो कॉमन एरिया है उसको शेड किया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, कॉमन एरिया का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बाउंडेड रीजन को लो। कॉमन एरिया मतलब इक्वेशन के हिसाब से जो कॉमन है। हमारे पास दोनों जो पार्ट है उसकी इक्वेशन क्या थी? लेस देन वाली, दोनों की लेस देन थी। तो पहले का भी पोर्शन इधर आएगा, दूसरी लाइन का भी इधर आएगा। फिर दोनों लाइंस का जो कॉमन एरिया था वो मेरे पास ये रहा, बिकॉज ये मेरे पास एरिया इग्नोर हो जाएगा सारा। रीजन बीइंग x और y 0 से बड़ा है। तो अगर ऐसे देखिए कि आपको हमेशा बाउंड नहीं की तरफ नहीं जाना, आपको देखना है कि एक्चुअल कॉमन एरिया क्या है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा आपको, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ये। फिर से क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि मेरा पहला कांस्टेंट फंक्शन क्या था? कांस्टेंट जो था मेरा था 6x + 2y < 24। दूसरा था 2x + 6y < 24। यही था। पहले की लाइन ये है, दूसरे की लाइन मेरे पास ये है, और दोनों के जो लेस देन फंक्शन है वो नीचे की तरफ है। इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है। अब मैंने दोनों का कॉमन पोर्शन बाउंड किया टुगेदर विद अनदर फंक्शन कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज़ आउटपुट हमेशा आउटपुट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये एरिया मेरे पास क्या हो गया? ये एरिया मेरे पास हो गया इसमें बाउंड, इसको हम बोलते हैं बाउंडेड रीजन। ठीक है, अब जब ये एरिया मेरे पास बाउंड हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है। इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है? पहले के है 0 और 4 कोऑर्डिनेट्स, x और y की बात कर रहा हूं। फिर है 0 और 0, फिर है 3 और 3, फिर है 4 और 0। क्वाइट इजी, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए, बाइंडिंग पॉइंट्स हो गए या एंड पॉइंट्स हो गए, कि मैं इसको बाइंड कर सकता हूं इस एरिया को। ठीक है, ये बाइंडिंग पॉइंट्स हो गए। निकलेंगे कहां से? 4 0 तो मैंने प्लॉट ही किया था, 4 0 0 4 तो प्लॉट ही किया था, 0 1 0 तो प्लॉट ही किया था। और ये कहां से निकलेगा? 3 और 3, दोनों लाइंस का सॉल्यूशन। अब दो इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, तो उसका सॉल्यूशन ही होगा, ये पढ़ा है वाली इक्वेशंस में, इसीलिए मैंने कि 6x + 2y = 24 एंड 2x + 6y = 24। अब इसको अगर आप चाहे, ठीक है, इसको अगर आप चाहे फर्दर तो 3 से कर लीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 72 - 24, ये हमने सारा पढ़ा हुआ है पोर्शन। फोर्टी एट हो गए, 18 में से 2 16 हो गए, तो y = 3। y = 3 को कहीं पुट कीजिए, x is also = 3। तो ये मेरा इसमें ये पॉइंट आ गया, जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसमें जो बाइंडिंग पॉइंट्स है, जो एंड पॉइंट्स है, वो ये है। तो इसका मतलब जो भी मेरे कॉन्स्ट्रेंट्स है
उन उसका मतलब क्या है, मेरे पास टाइम का कांस्टेंट है दो मशीन पे, आउटपुट का कांस्टेंट है, उसका मतलब ये है कि मेरे इन पॉइंट्स के दरमियान ही आउटपुट हो सकता है। अब आप क्या करिए, इन्हीं पॉइंट्स को उठा के जो मेरी मैक्सिमाइजेशन फंक्शन थी, क्या थी वो जो मुझे मैक्सिमाइज करना था, मुझे मैक्सिमाइज करना था अपने पास 5x + 2y, क्योंकि x पे मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट है, y पे 2 रुपए का प्रॉफिट है। जो मैक्सिमाइज करना था 5x + 2y, इसको करने की कोशिश कीजिए, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कभी, ठीक है। 5x + 2y, तो क्या आएगा इसका सोल्यूशन, पहले केस में 5x 0 2y, ये हो गया 8, दूसरे केस में तो 0 ही आएगा, तीसरे केस में 15 15 एंड 3 2 हो गए 6, 15 और 6 हो गए 21, चौथे केस में हो गए 20, 5 4 20 और ये 0 हो गया 20। अब आप खुद बताएंगे कि क्या हमारा इसमें होना चाहिए सोल्यूशन। सोल्यूशन चाहिए 3 और 3। अगर मैं 3 और 3 यूनिट बनाऊं तो उससे क्या होगा, एक मेरी मशीन भी बराबर यूटिलाइज होंगी। अगर आप ट्राई करके देखिए, अगर मैं 3 और 3 यूनिट बनाऊं तो मेरी मशीन भी दोनों यूटिलाइज होंगी प्रॉपर्ली, आउटपुट भी 3 और 3 है और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 21 रुपए, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में हमें करना है बस। तो इसने आंसर यहाँ पे दिया होगा, मेरा आंसर है 21, ठीक है। चलिए, बाकी सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, तो इसमें कोई कुछ फर्दर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बिल्कुल सेम है। किसी क्वेश्चन में ग्राफ पूछा है, किसी में, अच्छा इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पे आपको मैक्सिमाइजेशन फंक्शन ना पूछी जाए, जहां पे जस्ट आपको पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि हमने सारा डिस्कशन किया हुआ है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये देखिए एक्सरसाइज 3A का पहला क्वेश्चन है, काफी सारे पार्ट्स है, यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पार्ट है पहला, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड, एक एम्प्लॉयर रिक्रूट करता है एक्सपीरियंस्ड को और फ्रेश को, एक्सपीरियंस को करता है और फ्रेश को करता है। इसने खुद ही बोला एक्सपीरियंस को आप x लिखो, फ्रेश को आप y लिखो, हम ऐसे कर दे भी ऑलरेडी। अब क्या आगे बोल रहा है, कंडीशन है कि ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। इसको जो कंडीशन है कि इसको 9 ही लोग एम्प्लॉय करने हैं। ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, यानी 9 से कम कर सकता है, 9 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं कर सकता। इसके पास जो भी कॉन्स्ट्रेंट है कि ये 9 लोगों को या 9 से कम लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है, 9 से ज्यादा नहीं कर सकता, 9 से ज्यादा नहीं कर सकता। अब बताइए कि ये कॉन्स्टेंट हम कैसे दिखाएंगे, इनइक्वालिटी में क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे x + y जो है, मेरे पास x + y होने चाहिए लेस देन और इक्वल टू 9। बस 9 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, 9 से कम हो सकते हैं या 9 के बराबर हो सकते हैं, बस ये कांस्टेंट हो गया। विद कंडीशन कि x और y 0 से बड़े हो, बिकॉज मैं नेगेटिव लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट रिक्रूट -2 पीपल, वो तो रिटर्नमेंट हो जाती है, मैं दो को निकाल रहा हूं। आई कैन नॉट रिक्रूट लेस देन 0 पीपल, तो या तो मैं किसी को रिक्रूट करूंगा ही नहीं, x = 0 या x > 0। तो मेरा पहला कंस्ट्रेंट ये हो गया, x + y is less than equal to 9 and x and y are both greater than or equal to 0, ठीक है। on an average experienced person does 5 unit of work, whereas fresh one does 3 unit of work, but the employer has to maintain an output of at least 30 units of work per day। काफी आसान सा पार्ट है। ये कह रहा है कि एक्सपीरियंस्ड बंदा जो है वो दिन में 5 यूनिट ऑफ वर्क करता है और फ्रेश जो है दिन में 3 यूनिट का वर्क करता है। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि एक्सपीरियंस्ड बंदा जो है वो दिन में 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा फैक्ट्री में, और जो फ्रेशर है वो 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा किसी भी प्रोडक्ट का। तो कैसे हम इसको लिखेंगे, मेरे पास एक्सपीरियंस्ड कैसे है 5x और फ्रेशर का 3y, दोनों का आउटपुट मिला के मुझे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 30, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल 30, मिनिमम 30 हो, 30 से ऊपर हो, 30 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो मेरा कॉन्स्टेंट दूसरा ये है, पहला ये है, दूसरा कॉन्स्टेंट मेरा ये पहला, ये दूसरा कॉन्स्टेंट।
ठीक है, फाइन। और साथ में वो तो चलेगा ही, कौन सा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, चलिए तीसरा बोल रहा है द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड, रूल्स ये कह रहा है कि एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस टू 1 फ्रेशर। ये देख लीजिए, ये रेशो का आ गया। कह रहा है कि रूल जो है, उस कंपनी के रूल्स जो है, जो भी रूल्स है, कि एम्प्लॉयर शुड नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय नहीं करना है, रिक्रूट नहीं करने हैं मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड्स टू वन फ्रेश। ठीक है, आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते 5 एक्सपीरियंस्ड टू 1 फ्रेश। यानी अगर आप 5 बंदे एक्सपीरियंस्ड ले रहे हैं तो आपको एक बंदा फ्रेश लेना ही लेना है। ये कंपनी के रूल्स है। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 6 एक्सपीरियंस्ड को ले ले, एक्सपीरियंस्ड 6 आप ले ले और एक फ्रेश ले ले, वो फिर गलत हो जाएगा। बिकॉज रूल क्या है, एम्प्लॉय शुड नॉट एम्प्लॉय मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड्स टू 1 फ्रेश हैंड। ठीक है, हर शुड नॉट एम्प्लॉय मोर देन 5। ठीक है, यानी ऐसा हो सकता है कि मैं 5 एक्सपीरियंस्ड लूं और 2 फ्रेशर लूं, वो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं 11 एक्सपीरियंस्ड लूं और 2 फ्रेशर लूं, बिकॉज वो रेशियो फिर 5:1 से हिल जाएगा। अब इसको आप इस चीज को आपको कांस्टेंट की शेप में लिखना है कि रूल्स डिमांड एम्प्लॉयर शुड नॉट एम्प्लॉय मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड्स टू 1 फ्रेश हैंड। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे एक्सपीरियंस मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस मेरे पास क्या हो गया, x और ये हो गया 5y। 5y क्यों, 5 गुना। इसका मतलब है कि अगर मैं फ्रेशर को इंटू 5 करूं तो मेरे पास वो क्या बनेगा, एक्सपीरियंस। मैं 5 गुना एक्सपीरियंस, यानी एक फ्रेशर के मुकाबले में 5 एक्सपीरियंस। इसको हम कैसे रीड करेंगे, अगर मैं फ्रेशर 1 लेता हूं यहाँ पे इंटू 5 तो हो गए 5 एक्सपीरियंस। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब आपको इक्वलिटी इनइक्वलिटी डालनी है। ये पार्ट यहाँ तक हो गया 5x और y, आपको इनइक्वलिटी डालेंगे, कैसे डालेंगे। अब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एम्प्लॉयर शुड नॉट एम्प्लॉय मोर देन 5 एक्सपीरियंस टू 1 फ्रेश। यानी मेरे पास जो मेरे पास जो एक्सपीरियंसड है, ठीक है, वो 5:1 की रेशियो से बाहर नहीं जाने चाहिए। उससे मेरे पास अगर मैं ज्यादा फ्रेशर लूंगा तो चलेगा, लेकिन मैं 5:1 रेशियो से अब वो एक्सपीरियंसड नहीं ले सकता। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बिकॉज अगर कल कोई ज्यादा भी हुए तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब मतलब समझ लीजिए, अगर मैं एक ले रहा हूं, सपोज हमें 1 डाल दो, मैं एक ले रहा हूं, सपोज मैं ले रहा हूं एक बंदा फ्रेश, तो मैं एक्सपीरियंस कितने ले सकता हूं, 5। ठीक है, ठीक है, यानी इसको अगर उल्टा पढ़ने की कोशिश तो बोलेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू 5। यानी मैं एक हर फ्रेशर के मुकाबले में या तो 5 एक्सपीरियंस ले सकता हूं या 5 से कम ले सकता हूं, 4, 3, 2, 1, लेकिन 6 नहीं ले सकता। इसका मतलब यही हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं, सपोज मैं 2 ले लूं फ्रेशर, तो ये हो गया मेरे पास 10। अब इसका मतलब समझ लीजिए, x इज लेस देन इक्वल टू 10। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे 2 फ्रेशर आ गए तो मैं या तो 10 एक्सपीरियंस ले सकता हूँ या 9, 8, 7, 6, 5, 11 नहीं ले सकता। इसका ये मतलब हो गया 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ये हम ऐसे लिख सकते हैं y इज ग्रेटर इक्वल टू x अपॉन 5। वो एक ही बात हो गई। ठीक है, वो एक ही बात हो गई कि ग्रेटर होना चाहिए। हो गया ये चीज। इसके बाद सिमिलर एक और कंडीशन है, सिमिलर कंडीशन है, एक लास्ट पार्ट है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ये है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी में है। The union, however, forbids him to employ less than 2 experienced person to each fresh person. पहली रेगुलेशन जो थी कंपनी की अपनी थी इंटरनल, अब रेगुलेशन है यूनियन की। अब रेगुलेशन है यूनियन की। यूनियन की रेगुलेशन क्या है, यूनियन कह रही है कि आप फॉरबिडेड हो, आप नहीं एम्प्लॉय कर सकते, आप नहीं एम्प्लॉय कर सकते लेस देन 2 persons टू ईच फ्रेश पर्सन।
पहला क्या था? पहला था कि आपको हर एक फ्रेशर के अगेंस्ट 5 एक्सपीरियंस्ड बंदे लेने हैं, या 5 से कम, 5 से ज्यादा आप नहीं ले पाओगे, बिकॉज फ्रेशर को भी नौकरी मिलनी चाहिए, पहला था। दूसरा था, अभी यूनियन की कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि आपने लेस देन 2 एक्सपीरियंस्ड पर्सन लेने हैं, लेस देन 2 टू ईच फ्रेश पर्सन, ठीक है, टू ईच फ्रेश पर्सन। तो अगर मेरे पास फ्रेश पर्सन क्या है, फ्रेश पर्सन को हमने डिटरमाइन किया था y से, और एक्सपीरियंस को डिटरमाइन किया था x से, यही किया था हमने, y और x। अब कंडीशन फिर से पढ़िए कि यूनियन फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस्ड पर्संस टू ईच फ्रेश पर्सन, यानी हर फ्रेश पर्सन के मुकाबले, हर फ्रेश पर्सन के मुकाबले में मुझे 2 एक्सपीरियंस्ड बंदे लेने ही लेने हैं। तो इधर 2y लिखेंगे, ठीक है, इधर हो गया 2y, और अब आपको डालना है बस कॉन्स्टेंट, तो ये डालेंगे लेस देन और इक्वल टू x। अब इसको एक बार ट्रीट करने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं लेता हूं एक बंदा सपोज फ्रेश, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे 2 या 2 से ज्यादा, मैं 2 से कम नहीं ले पाऊंगा। क्यों? अगर मैंने एक ले लिया तो मेरी ये कंडीशन पिट गई, कौन सी? कि यूनियन फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस्ड पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन, ठीक है, मुझे हर फ्रेशर के मुकाबले में 2 एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, मैं तो एक ही लिया, तो ये कंडीशन मेरी डिफीट हो गई। तो इसलिए मैं इसको कैसे लिखूंगा? 2y इज लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो अब अगर मैंने 2 ले लिया सपोज फ्रेशर, तो मुझे एक्सपीरियंस 4 लेने हैं मिनिमम, या 4 से ज्यादा, सब्जेक्ट टू वो वाली कंडीशन जो कंडीशन दी थी, ठीक है। हो गया ये पार्ट भी कंप्लीट, मैंने कंडीशन बनाया। अब देखिए आगे, अब आगे बोल रहा है द ग्राफ टू एक्सप्रेस इनइक्वालिटी। जो पहली कंडीशन थी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 9 की, उसका ग्राफ कैसे होगा, उसका ग्राफ कौन सा होगा? ये देखिए, ये जो मेरे पास ग्राफ है, हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 वाला, ठीक है, याद होगा आपको। दूसरा ये जो ग्राफ है मेरे पास, ये जो नीचे की तरफ शेडेड है, ये किसका है और ये किसका है? कंडीशन क्या थी? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9, मतलब 9 भी इंक्लूड करनी है। अब यहाँ पे पॉइंट देखिए 0 0, अगर मैं 0 0 डालूं तो ये लेस देन इक्वल टू 9 होता है, तो मेरे पास ये इसका ग्राफ होगा, ये ग्रेटर देन वाले का होगा, ये हो गया ग्रेटर देन वाले का, ये हो गया लेस देन वाले का, ठीक है, सिंपल सा है, बिल्कुल एपरेंट है। क्योंकि अगर मैं 0 0 डालूं तो मेरी कंडीशन साइड मैंने कहा था कि जो लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 9, ये इस प्लेन के 2 हिस्से करेंगे। अब यहां से टेस्टिंग करो, यहां से टेस्टिंग करो, जब यहां से टेस्ट कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू 9 निकल रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसने दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाया होगा, 5x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 30, हमने किया था, आउटपुट वाली कंडीशन है ये। अब इसका ग्राफ है, ये जो लाइन है ये 5x प्लस 3y इज इक्वल 30 की है। कैसे पता मुझे? देखिए x यहाँ पे 6 है, तो 5 6 प्लस y 0 इज इक्वल 30, यहाँ पे y 10 है, तो इसको 0 करूं तो 10 इज इक्वल 30। ये लाइन है 5x प्लस 6y इज इक्वल 30 की। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कहां से है? वही चीज जो मैंने बताया था कि आप टेस्टिंग करो ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट की। अब 0 0 की टेस्टिंग करिए, जब मैं 0 और 0 की टेस्टिंग करता हूं तो इसका मतलब 0 0 नीचे की तरफ आएगा, बट मुझे चाहिए ग्रेटर देन 30, तो ऊपर वाली साइड इसका ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, काफी आसान है। जब मैं 0 और 0 की टेस्टिंग करूंगा तो 5 प्लस 3 हो गया 8, 8 इज ग्रेटर देन 30 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो वाला पोर्शन है नीचे वाला, ये लेस देन वाला है, ये लेस देन वाला है नीचे वाला, और ये ग्रेटर देन वाला है। हो गया दूसरे का भी ग्राफ, ये पहले का ग्राफ और ये दूसरे का ग्राफ। इसके बाद इसने इसी क्वेश्चन में तीसरे का जो नेक्स्ट 2 कंडीशन का ग्राफ डलवाया होगा, फिर इसको सुपर इम्पोज करके सोल्यूशन निकाला होगा। ये देखिए, अब जो हमने इनइक्वालिटी बनाई थी 1/2 वाली, जो हमने कंडीशन बनाई थी x और y 1/2 वाली, 1/2 कहां से आया? हमने कंडीशन बनाई थी, हमने कंडीशन बनाई थी x
2y इज लेस देन इक्वल टू x। अब उसी को ऐसे लिख रहा है y इज लेस देन इक्वल टू x by 2 या 1 by 2x, ये हमने कंडीशन बनाई थी, उसी को ऐसे लिख रहा है। अब उसकी ये बोल रहा है उसकी जो उसका जो ग्राफ है वो इसमें से कौन सा है, ठीक है। y इज लेस देन इक्वल टू 1 by 2x, या हम ऐसे लिख सकते हैं y इज लेस देन इक्वल टू 0.5x, ठीक है। तो वो ग्राफ आप इसमें देखिए कौन सा हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे y इज लेस देन इक्वल टू 0.5x, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मैं 0 तो 0 इस ग्राफ पे होना ही चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये आ गए 3 ग्राफ। अब इसमें देख लीजिए एक बार कि अब अगर मैं x, ठीक है, x का वैल्यू सपोज 2 लूं तो y का वैल्यू 1 होना चाहिए। x का वैल्यू मैं 4 लूं तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सारे मेरे पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है। तो ये भी तो हो ही नहीं सकता, ये मेरा इस साइड आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रेटर की कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है, ग्रेटर की कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। ये आप अगर सिंपली बनाना चाहे तो आप इसको बना सकते हैं ऐसे। 0 तो होगा ही होगा, तो ये एलिमिनेट कर दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि अगर x मेरे पास 1 हो जाएगा, इधर 1, तो y मेरे पास क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 हो जाएगा इधर, मेरे पास 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ऐसे, ठीक है। अब उसमें ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा ये और ये। अब मुझे ग्रेटर देन लेस देन वाला फंडा देखना है। उसके लिए मैंने क्या कहा था कि आप एक पॉइंट टेस्ट करके देख लीजिए। सपोज जहां पे पॉइंट है x3 y0, इसको टेस्ट करते हैं। अगर मैं x3 डालूं तो 0.5 into 3 is 1.5 and y is less than this, तो ये मेरे पास टेस्ट ओके हो गया। एक पॉइंट यहां से टेस्ट कर लीजिए, x0 y5। अगर मैं x को 0 डालूं, ठीक है, अगर मैं x को 0 डालूं यहां से और y को 5 डालूं, ठीक है, तो ये नहीं हो रहा। तो ये मेरे पास ओके हो रहा है, ये मेरे पास ओके नहीं हो रहा, तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये सारा हमने वैसे पढ़ा हुआ है। कैसे करना है, पहले आप इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, उसका ग्राफ प्लॉट करो 2 पॉइंट से, फिर ग्राफ के दोनों साइड एक एक पॉइंट टेस्ट करो। अगर वो उसमें इक्वालिटी में फॉल कर रहा है तो वो ऑप्शन शेड करेंगे, नहीं कर रहा तो दूसरी साइड है, ठीक है। और बेटर है कि आप दोनों साइड एक एक पॉइंट यहाँ पे टेस्ट करो। एक हमने यहाँ से टेस्ट किया, एक हमने यहाँ से टेस्ट किया। जब हमने 3 और 0 टेस्ट किया तो मेरे पास ओके हो गया। जब 0 और 5 टेस्ट किया मेरे पास ओके नहीं हुआ, तो हमने कंक्लूड किया कि ये वाला साइड इसका ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सारे ग्राफ्स को सुपर इम्पोज करो, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करो, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ था। तो जो बाउंडेड रीजन आएगा वो उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। विद दिस डिस्कशन आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आप अच्छे से इस क्वेश्चन में मैंने बस एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन करवाया है, आप बाकी सारे रिमेनिंग क्वेश्चन और एग्जांपल्स करेंगे। बहुत ही इजी पार्ट है। एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेशन है कि ग्राफ बना के आएगा, तो आपको जस्ट ग्राफ को चूज करना होगा बेस्ड अपॉन आपकी कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज। एक पॉसिबिलिटी ये है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये हो सकती है कि आपको कॉन्स्ट्रेंट्स बनाने होंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको कॉन्स्ट्रेंट्स समझ के कॉन्स्ट्रेंट्स बनाने पड़ेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस बुक में है वो सफिशिएंट है, आप उतने ही करिए और इसको अपने पास पूरा सॉल्व कर लीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इजी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इक्वेशन चैप्टर का जो दूसरा पार्ट था मैट्रिसेस, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर में इतना ही हम करेंगे, यहाँ से आगे आपने खुद करना है। लेकिन आपके लिए ये है कि आप मुझे बताएंगे आज कल में कि आपके इस चैप्टर में क्वेश्चंस हो रहे या नहीं हो रहे। 1 या 2 मार्क्स का इससे आ सकता है और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको बस कॉन्स्टेंट्स पे काम करना है और आपको ग्राफ को समझना है, कोऑर्डिनेट्स वाले पोर्शन को समझना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बस ये रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस आप इसमें सारे अपने पास कर लीजिए।